ये है कि महाभारत का जिक्र आता है कि महाभारत ने द्रोणाचार्य ने एक वॉर स्कीम बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई। वो जो स्ट्रेटेजी बनाई उसको बोलते थे चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह में ऐसे लगता था कि इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, इट्स इनप्रेग्लेबल, आप नहीं जा सकते। लेकिन चुस्ती ये थी कि बनाई ऐसे ढंग से कि आप जा सकते हैं उसके अंदर, चले तो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो जो हाकम है ना, हाकम उस नावल में जिसका मैंने जिक्र किया, हाकम जो है उसको जैसे सजा मिलती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बात तो हो चुकी, आपने की और लोगों ने भी की। तो वो जेल में चले जाता है, साथ वो जेल का मैनुअल है ना, वो लेकर जाता है, बट इज टोटली डिफीटेड। जेल के अंदर तो चले गया, उस जेल में से बाकियों को कईयों को निकाल दिया उसने, खुद नहीं निकल पाया। एक बार जेल से बाहर आकर फिर जेल में जाता है, दोबारा जाता है, वो नहीं निकल पाया। द्रोणाचार्य के मुताबिक अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, बेटा था, उसने दुर्योधन के बेटे को 4 साल में मार दिया, 4 दिन में मार दिया। लेकिन खुद जो अभिमन्यु था वो 13 दिन के बाद मरा। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस नावल में अभिमन्यु जो है उसकी टोटल कैद की मियाद तकरीबन 13 वर्ष बनती है। ये जो 13 का है ना, एक सिमिलरिटी है इसमें, ये नोट करने वाली बातें हैं। इसी तरह कौरव सभा में आता है कि जब वो जख्मी जो परिवार है उसके जो 4 मेंबर्स हैं उनको 4 किस्म की चोटें लगती हैं। एक की टांगें टूट जाती हैं, दूसरे का सर फोड़ दिया जाता है, तीसरे की मौत होती है, चौथे का रेप होता है। These 4 kinds of injuries constitute the most serious criminal action। यानी आपको लगेगा कि ठीक है, चोट लग गई, उसको लग गई, उसको लग गई, उसको लगी, ये नहीं है। उसने जानबूझकर ये 4 चोटें बनाई हैं मोस्ट क्रिमिनल एक्ट को टिपिकलाइज करने के लिए। फिर जब वो जाता है वहाँ अस्पताल में, तो अस्पताल का चपड़ासी बोलता है, वहाँ का सेवादार वेद प्रकाश को बोलता है, वेद प्रकाश ही है ना नाम उसका, वेद प्रकाश को बोलता है कि रिपोर्ट अगर ठीक लेना है तो डॉक्टर साहब से मिल लीजिए का मतलब है संपर्क कीजिए। अब इस संपर्क के मानी दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे जो मित्तर सनमीत के नावल में मिलते हैं। बता दो क्या मतलब है? संपर्क मीन्स कांटेक्ट, एंड हियर कांटेक्ट मीन्स भाई उसकी जेब गरम करो। ये कांटेक्ट के ये भी मानी हो सकते हैं, सोचने की बात है। इसी को हम टेक्निक बोलते हैं। फिर उसमें एक वो औरत है, वो क्या है, संतनी जो है बनी हुई, क्या नाम है उसका, वो जो कुंडलनी, हाँ,
माता कल्याणी, माता कल्याणी, माता कल्याणी जैसे हजारों सैकड़ों संत देवियां आज हिंदुस्तान में मिलते हैं। जो भी सोसाइटी जितनी इस लिहाज से फिशर्ड होगी उतनी ही माताएं पैदा होंगी, उतने ही देवते पैदा होंगे, संत पैदा होंगे, वरना इनकी जरूरत क्या? कोई जरूरत नहीं। इट्स ए सिम्प्टोमैटिक कंस्ट्रक्ट इन द नॉवल। ऐसे चलता है। इसी तरह तफ्तीश में है कुछ, मैं उनकी ज्यादा नहीं बहस करनी चाहता। जो फैक्ट्स देता है मित्र सेन मीत, उन फैक्ट्स जो तथ्य है वो किसी भी तथ्य के मानी नहीं दर्शाता। अगर दर्शाता है तो मुझे पकड़ लो। He never explains what a particular fact or a set of fact means. वो कभी नहीं बताता। लेकिन फिर भी बात पहुंचती है, संचारित होती है, कम्युनिकेट होती है। इसको वेन सी बूथ ने डिस्कस किया इस टेलिंग एंड शोइंग इन हिज बुक रेटरिक ऑफ फिक्शन में। टेलिंग एंड शोइंग, वो पहले तो वो ये थीसिस पेश करता है कि किसी भी फिक्शन के पीसेस का काम है, इसका काम है, शॉर्ट स्टोरी हो या नावल हो, कि इट शुड शो, इट शुडंट टेल। फिर वो कहता है कि जो टेलिंग है ये मुकम्मल तौर पर विवर्जित नहीं है। अगर टेलिंग ऐसी है जो आर्टिस्टिकली प्लॉजिबल है, वो जायज है, वो जायज है। आखिर पुराना जो सारा ये कौवे और चिड़िया की कहानी ले लो, एक था कौवा एक थी चिड़िया, दोनों की होगी दोस्ती, दोनों ने पकाया भात या खिचड़। हाँ, वो आपने सुनी हो, ये सब कुछ टेल करती है। लालची कुत्ता था, दरिया से गुजर रहा था, लालची कुत्ता। इसी तरह लोमड़ की कहानी, ये जितनी जानवर कहानियां हैं ये सब टेल करती हैं, लेकिन ऐसे तरीके से टेल करती हैं कि मैं ज़्यादा मसाले नहीं दूंगा क्योंकि मेरी पास इस वक्त कमी। ये टेल करती हैं लेकिन ऐसे तरीके से कि आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई मसीहा या पैगंबर हमें कोई भाषण झाड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है उनमें। Telling is to a suggestion. Telling में भी एक सजेशन है। इस तरह से यो हमारा ये है ना, जो आज का जो उपन्यास है, नावल है, जिस कैटेगरी में ये फॉल करता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं रोज मेरी पूरी साहब से बात फोन पर होती है जब मैं कहता हूँ कि साहित्य का काम ना तो इनकलाब लाना है, ना कभी इनकलाब आएगा, जो मर्जी करते रहो। अगर इनकलाब आ गया तो एडम एंड ईव और ईवल और गुडनेस की जो वार की कहानियां वो फ्लॉप हो जाएगी। ईवल और गुडनेस की स्ट्रगल हमेशा चलेगी, और चलेगी तब तक जब तक दुनिया है। ये अगर ये खत्म होगी तो खत्म हो गई। हमारा एक विद्वान था, उसने कहा था, वी जस्ट कांट लिव विदाउट एन एनिमी। इफ यू डोंट हैव एन एनिमी, क्रिएट एन एनिमी, एंड देयर लाइज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो हमने क्रिएट तो भाई क्या करना है,
क्रिएट तो सिस्टम ने हमारे लिए सब कुछ कर रखा है, तो हम तो उससे लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है इसको हम, अगर कोई जॉर्ज लूकास ने ये नाम दिया, मेरी माफ़ करना अंग्रेजी, उसका नाम लूकास था या क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता। तो उसने कहा था दिस इज क्रिटिकल रियलिज्म, ये एक ऐसा यथार्थवाद है जो आलोचनात्मक है। मेरा ख्याल है मेरी बात खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते मुझे थोड़ी सी नज़र मार लेने दो। हाँ, वो एक बात है, बस ये मेरी आखिरी बात। हम जोर देते हैं, आज भी यहाँ जोर देते, जो आप पहले भी देते रहे हैं, वो ये जोर देते हैं कि जो ट्रेडिशन हमने एक्वायर की है ना, ये अंग्रेज़ों की दी हुई है। एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ है यहाँ का, पंजाब का, वो भोपाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रह चुका है। उसका नाम है कृपाल सिंह ढिल्लों। उसने एक मजमून लिखा है, उस मजमून में उसने कहा ये जो व्यवस्था हमारे पास है ना, खासकर पुलिस सिस्टम की व्यवस्था, ये कौटिल्य के ज़माने से चली आ रही है। कौटिल्य का काम, कौटिल्य के बारे में कंफ्यूजन है कि कौटिल्य और चाणक्य एक आदमी थे या दो आदमी थे। ये कंफ्यूजन बहुत क्लियर नहीं है। अगर कौटिल्य के मानी करो तो निकलेगा, इससे लफ्ज निकलेगा कूट, कूट से निकलेगा कूटनीति, कूटनीति से निकलेगा झूठ नीति, और हमने बना लिया है डिप्लोमेसी। लेकिन जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है दिल्ली में, उसका नाम रख दिया चाणक्य विहार। अरे भाई, ये दो बातें कैसे चलेंगी? उसका नाम भी कौटिल्य विहार रख देते। हाँ, कौटिल्य विहार रखना चाहिए था। क्या बात थी ये दो बातें रखने की? ये खेल होते हैं राजसत्ता के। एंड थैंक यू वेरी मच। और उसके अंदर बहुत सारी अंतर्पाठीय पढ़ते भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिस्टम हमें किस तरह से संवेदनहीन बना रहा है, किस तरह से आज हमारे अंदर मध्यवर्गीय समाज में संवेदनहीनता पैदा की जा रही है। उस संवेदनहीनता पर इनके उपन्यास बहुत खूबसूरत टिप्पणी करते हैं। जैसे कवि धूमिल ने कहा था, वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं, यानी कानून की भाषा बोलते हुए अपराधियों के संयुक्त परिवार है। इस मध्यवर्गीय संवेदनहीनता को वे अपने उपन्यासों में किस प्रकार उठाते हैं, चाहे वो सुधार घर का, चाहे वो डॉक्टर है जो पैसे लेकर कैदियों को विशेष रियायतें देता है और दूसरों की दवाइयों को बेचता है। तो इस तरह से जो हमारे अंदर, हमारे समाज में जो मध्यवर्ग की जो एक संवेदनहीनता पैदा हुई है, विचारहीनता पैदा हुई है, ऋणहीनता पैदा हुई है, तो उसके खिलाफ जो एक प्रतिरोध की जो राजनीति है, जो एक नैतिक प्रतिरोध का जो साहस है, वो मित्तल सेन के उपन्यासों में हमें बराबर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच में विकास नारायण राय, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हरियाणा है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। एक ऐसे पुलिस विभाग की सबसे बड़ी जो पदवी है उस पर मौजूद हैं, और इनके उपन्यासों का जो हिंदी अनुवाद है वो इन्हीं के प्रयास से आया है। तो मैं विकास नारायण राव जैसे लोग जो हमारे समाज में, जहाँ संवेदनहीनता मध्यवर्गों में बढ़ रही है, वहाँ हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो नैतिक मूल्यों के लिए, नैतिक प्रतिरोध के लिए, इस पूरी की पूरी उत्तर औपनिवेशिकता के खिलाफ जो
एक नैतिक प्रतिरोध का जो लड़ाई है वो सत्ता के बीच में रहकर कैसे लड़ रहे हैं। तो मैं विकास नारायण राय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने विचार हमारे सामने रखें। विकास नारायण राय। कोशिश करूँगा कि 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूँ। अभी हम सब ने इस उपन्यास की विषय वस्तु है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इससे जो बातें निकलती हैं और कैसे साहित्य में वो स्थापित होती है या नई चीज़ें कैसे आई हैं, इन सब के बारे में बहुत विद्वान लोगों से बातें सुनी है। उसमें कुछ और ऐड करने की न मेरी हैसियत है ना मेरी कोई इच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ आने चूँकि आया हूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताना चाहता हूँ कि कैसे ये उपन्यास जो है वो एकेडमी में, मैं हरियाणा पुलिस एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ, तो हमने कैसे उसको एकेडमी में स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया और इस उपन्यास से वास्तव में हम क्या ले पा रहे हैं। और ये कहने से पहले मैं अपने जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक बात से असहमत हूँ, वो मैं कह दूँ, वो ये है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि साहित्य क्रांति करती है, हमेशा से करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इसी को मानते हुए तो क्रांति और कुछ नहीं, परिवर्तन ही क्रांति और क्या है, जो एक बड़ा परिवर्तन है, एक मूलभूत परिवर्तन है। अगर साहित्य ही परिवर्तन नहीं कर रहा है, साहित्य ही क्रांति नहीं कर रहा है, तो फिर और कौन कर रहा है। एक हमारे पास जर्मन मेरे एक दोस्त आए थे कुछ सालों पहले, वो कहने लगे साहब 89 में बर्लिन की दीवार गिरी थी, और बर्लिन की दीवार जैसे गिरी थी उससे एक दिन पहले अगर कोई बर्लिन में पूछता भाई ये दीवार गिर सकती है क्या, तो लोग उस पर हंसते, कहते हैं कि ये भी दीवार कभी गिर सकती है, लेकिन कहते अगले दिन वो दीवार गिर गई। तो दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, हर देश में, हर समाज में रोज़ हज़ारों परिवर्तन हो रहे हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी में रोज़ परिवर्तन हो रहे हैं, और ये परिवर्तन आते कहाँ से? ये परिवर्तन इन्हीं जो सांस्कृतिक रूप हैं, जो साहित्यिक रूप हैं, जिनसे हमारा इंटरफेस होता है, जिनसे हमारी जानकारी हासिल होती है, उनसे परिवर्तन आता है। चेतना में परिवर्तन या छोटी मोटी क्रांति, अगर चेतना में परिवर्तन आए तो और क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि सांस्कृतिक रूपों से जैसा परिवर्तन आ सकता है, वैसा परिवर्तन और किसी रूप से उस लिहाज से संभव नहीं है, जिस लिहाज से कि हम एक मनुष्य होने के नाते परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उसकी कामना करते हैं। और इसी को मान के उसके आने से पहले मैं एक बात और कह दूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ हिंदी में एक बहुत बड़ी कमी है हमारे साहित्य में, और ये कमी ये है कि हमारे ज़्यादातर हिंदी में लिखने वाले लोग, वो सब लोग जो है वो शैक्षणिक बैकग्राउंड के, और जो आलोचक हैं वो भी काफ़ी हद तक शैक्षणिक बैकग्राउंड के हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, ये कोई अपने आप में कमी नहीं है, लेकिन ये कि ये संख्या जो है या ये जो अनुपात है, ये बहुत ही एक तरफा है। ये जैसे और तमाम दूसरी बैकग्राउंड के लोग आने चाहिए थे साहित्य में, और जैसे कि हम दूसरे साहित्य जगत में पाते हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा बड़े हैं या ज़्यादा इनकी परंपराएँ हैं, वैसे हिंदी में शायद नहीं। तमाम वैज्ञानिक आ सकते थे, तमाम ऐसे लोग आ सकते थे दूसरे पेशे के थे, और जब वो आते और अपने अनुभवों को लाते, जब कोई कातिल हत्यारे दिखते, जब कोई वास्तव में जज की कुर्सी में बैठा हुआ आदमी दिखता, जब कोई वास्तव में कोई जेलर या कोई जेल में रहा हुआ व्यक्ति दिखता, जब कोई इंजीनियर दिखता, कोई डॉक्टर दिखता, इन लोगों के बारे में तो लिखा जाता है एकेडमिक हिसाब किताब से, लेकिन इनके द्वारा उतना नहीं लिखा गया जितना कि शायद लिखा जाना चाहिए था। और ये एक तरीके की कमी थी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मित्र से नील जी से मेरा परिचय हुआ, ये पता चला कि साहब एक वकील के द्वारा ये चीज़ें जो लिखी गई हैं, जो कि रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखते ही रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए चीज़ से, इस सारे के सारे वृत्तांत से, इन तीनों उपन्यासों से, इन रचनाओं से एक बहुत बड़ी कमी जो हिंदी में है वो पूरी होने जा रही थी। ये मुझे महसूस हुआ तुरंत ही, क्योंकि ये जो विषय हैं, इन विषयों पर मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हिंदी में इस तरीके से उपन्यास जो है वो लिखे गए हैं या पढ़े गए हैं या चर्चित हुए। कोई इक्का दुक्का जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग एक आध किसी का नाम ले लेते हैं,
और हम बहुत पहले जाएँ तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी सभ्यता का रहस्य, अगर आप उस कहानी को पढ़ लीजिए और इसमें जो है ये इस त्रयी को पढ़ लीजिए, वहाँ भी सभ्यता का रहस्य इसी तरह बताया गया कि कैसे एक आदमी जो है वो अपने एक मजिस्ट्रेट जो है वो अपने नौकर को सजा इस बात की देता है कि वो चोरी करता पकड़ा गया, और खुद कैसे वो अपनी बीवी के मार्फत जो है एक मर्डर केस में पैसे लेता है और उसको बरी करता है। उसमें बाद में प्रेमचंद लिखता है ये सभ्यता का रहस्य यही है कि अगर आप अक्लमंदी से लूटने का काम कीजिए तो यही सभ्यता का रहस्य है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमको बहुत पहले मिलती नहीं हैं, लेकिन जो बाद में हिंदी के उपन्यास आते हैं कम से कम इन क्षेत्रों में वो काफ़ी कम रहे हैं। इसको क्यों हम हरियाणा पुलिस अकेडमी में लाना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो आपको बताना चाहता हूँ। इसके लाने के पीछे वजह ये थी, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बार बार रेखांकित किया है कि अंत में हमारे यहाँ से क्या हुआ कि औपनिवेशिक सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन औपनिवेशिक दौर समाप्त नहीं हुआ, और जो माइंडसेट था हमारा वो माइंडसेट भी वही चलता है, क्योंकि जरूरतें वही रहती। इसने बड़ा अच्छा कहा कि पुलिस जो है ना वो कोई जनता ने तो बनाई नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोग एकदम इकट्ठे हुए उन्होंने कहा हमें पुलिस चाहिए हम बनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को बनाई रूलर्स ने, शासकों ने पुलिस बनाई, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए पुलिस बनाई थी, और जहाँ तक संभव था वो उसका फ़ायदा लेना चाहते थे, और उससे आगे बढ़ करके फिर उन्होंने जस्टिस सिस्टम बनाया और फिर उन्होंने जेलों की कल्पना की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से बनी थी। लेकिन जब डेमोक्रेसी आ गई, जब एक आदमी का एक वोट हो गया, तो उसकी डायनेमिक्स भी अपना तो काम करेगी। ऐसा नहीं कि वो डायनेमिक्स काम नहीं करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये सारी चीज़ें जो 47 से पहले थी समाज में आज भी तो वैसे ही एक्सप्लॉयटेशन है, तो वैसे ही सब कुछ है। बहुत सी डायनेमिक्स है जो कि तरह तरह से देखी जा सकती है, जानी जा सकती है। ऐसे ही कुछ इस देश में भी हुआ, लेकिन जो माइंडसेट था, जो औपनिवेशिक माइंडसेट था, वो एक लोकतांत्रिक माइंडसेट में बदले। ये कम से कम मेरी भी नौकरी अब काफ़ी हो गई, तो 32 वर्ष मेरी नौकरी हो गई। मैंने देखा कि हमारा जो माइंडसेट है वो तो खास बदला। तो इस माइंडसेट को बदलने का क्या तरीका है? 2005 यानी अब से कोई करीब 4 साल पहले, अक्टूबर 2005 में मुझे मौका मिला कि मेरा प्रमोशन हो रहा था, और तब मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा पुलिस अकेडमी की सेवा करना चाहता हूँ, अगर मुझे वहाँ पे पोस्ट किया जाए। तो मुझे वहाँ पे किस्मत से पोस्टिंग मिल गई, और पोस्टिंग के बाद मैंने इस चीज़ पे जो गौर किया कि हम किस तरह से इस माइंडसेट को बदल सकते हैं। तो इस अवधारणा में हमने पाठ्यक्रम में एक नया एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किया, और उस एस्पेक्ट का नाम है हमारा संवेदी पुलिस सशक्त समाज, सेंसिटाइज्ड पुलिस फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी। और इसके पीछे धारणा ये थी कि अगर समाज कमज़ोर होगा तो वहाँ पर पुलिस हमेशा बर्बर होगी, हमेशा आतंकवादी होगी, और पुलिस ही नहीं होगी, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसे ही होगा, और वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी ऐसे ही होगा। हम जो सारे सिस्टम्स की बात करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें हैं, उसके सबके पीछे बात एक ही है कि हमारा जो समाज है वो एम्पावर्ड नहीं है, वो कमज़ोर है। यहाँ भी समाज कमज़ोर होगा, आप किसी सोसाइटी में देख लीजिए, यहाँ भी आपको अच्छी पुलिस मिलेगी, अच्छा क्रिमिनल सिस्टम मिलेगा, तो तभी मिलेगा जब वहाँ पे समाज जो है वो मजबूत है। तो इसलिए हमने इसको दोनों चीज़ों को जोड़ा। हमने कहा कि पुलिस को सेंसिटाइज होना है। सेंसिटाइज का मतलब क्या है? सेंसिटाइज का मतलब उसकी कंडीशनिंग होनी चाहिए। कंडीशनिंग किस चीज़ में? डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उसकी कंडीशनिंग होनी चाहिए। उसकी कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे आज उसकी कंडीशनिंग है कि अगर एक आदमी थाने में घुसता है तो उसकी जेब से पैसे निकालने हैं। आज उसकी कंडीशनिंग है कि अगर एक आदमी जो है वो एक एक्यूज की हैसियत से उसके सामने खड़ा होता है तो उसके तो कोई अधिकार ही नहीं है। आज उसकी कंडीशनिंग है कि अगर एक औरत या एक कमज़ोर वर्ग का आदमी उसके सामने पहुंचता है तो उसको जैसे मर्जी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ये जो कंडीशनिंग है, इस कंडीशनिंग जैसी ही एक अल्टरनेटिव कंडीशनिंग होनी चाहिए उसकी, वो एक डेमोक्रेटिक कंडीशनिंग होनी चाहिए, जहाँ उसकी समझ में आए कि साहब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये देश के नागरिकों के लिए हैं। वो स्वयं भी इन नागरिकों से के कमाए हुए, के दिए हुए पैसों से ही अपनी रोजी रोटी चलाता है।
हमने एक पुलिस गान बनाया और उस गान में हम रोज ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए ही तो है नागरिक। इस बात को हम बार बार कहते हैं, हर स्टेंजा में दोहराया जाता है कि तुम्हारे लिए ही तो है नागरिक। मैं ये कह रहा था कि जब इस पर हम सोच रहे थे कि कैसे उसके माइंडसेट को एक औपनिवेशिक माइंडसेट से निकाल के डेमोक्रेटिक माइंडसेट में लाया जाए, तो हमने पाया कि जो कल्चरल फॉर्म्स हैं, जो सांस्कृतिक रूप हैं, ये इसके बहुत बढ़िया माध्यम है। कभी कभी ये सवाल उठता है कि भाई साहित्य क्या है, कौन सी चीज़ इसको साहित्य कहा जाए। इतनी चीज़ें लिखी जाती हैं, इतनी बातें कही जाती हैं, इतने पन्ने लगे जाते हैं, हज़ारों की संख्या में। क्या आपको जो सारा प्रिंटिंग में रिवोल्यूशन हो गया है, बड़ा आसान है किताब बनाना, लाखों की संख्या में किताबें आती हैं, किस किताब को माना जाए साहित्य? तो मेरा बड़ा सीधा सा टेस्ट ये है कि साहित्य वही चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए साहित्य वही, मैंने जो कुछ पढ़ा है अगर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया तो वो साहित्य है, और अगर नहीं बना तो चाहे किसी का लिखा हो, कुछ भी उसमें खास बात हो, मेरे लिए कुछ नहीं। तो यहाँ भी हम यही चाह रहे थे कि हमें कुछ ऐसी सामग्री मिले जिससे कि हम कल्चरल फॉर्म्स के माध्यम से उनके अंदर वो एक अल्टरनेटिव माइंडसेट जो है दे सके। और उसमें ये मीर साहब के जो 3 उपन्यास थे, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा योगदान दिया। शुरू में जब बातचीत हुई कि साहब ये उपन्यास उनका विचार था, तो बात होती रही कि इसको अलग अलग तीनों को छाप दिया जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसको अगर हम एक ही जैकेट में छापें तो इसकी जो एक कंटिन्यूटी है और जिसका लिंक है आपस में, वो बड़ी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश होता है। हमने एक तरीके से अपने जो ट्रेनिंग आते हैं, अभी हम कांस्टेबल लेवल पर तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो हमारे सब इंस्पेक्टर DSP ट्रेनिंग आते हैं, उनके लिए कंपल्सरी है कि इस उपन्यास को पढ़ें और इसकी एक समीक्षा करें। मुझसे गलती होगी नहीं, मैं कुछ समीक्षाएँ आपके सामने लाता और पढ़ के सुनाता, और उन समीक्षाओं को लिखने के बाद आप जो चीज़ें पाते हैं, लगता है जैसे कि वो आदमी जो है ना एक आईना देख रहा हो, जैसे जैसे आप एक आईने के सामने खड़े हैं और अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर वो स्वयं ही डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। और हमारे पास वो भी ट्रेनिंग आते हैं जो कि जिन्होंने ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल की नौकरी की हुई है फील्ड में, तो इसलिए उन्होंने वो भी देखा और ये भी देखा है। कुछ आते हैं जिन्होंने 20 साल की भी नौकरी कर रखी है, 15 साल की भी कर रखी है, वो भी इसको देखते हैं। इस तरीके से हम जो है इस उपन्यास का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सी व्यस्तताओं के कारण अभी मैं इस उपन्यास को हम पूरी तरीके से हर जगह नहीं ले जा पाए, लेकिन जल्दी हमारी योजना है कि अगस्त के महीने में हम इसे हिंदुस्तान की जितनी पुलिस अकेडमी है, हम इसमें सब में इसको भेजना चाहेंगे, और इस पत्र के साथ भेजना चाहेंगे कि जैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी चाहें तो आप अपने यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने पाया है कि बड़ी अच्छी बात, अभी मेरे से जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा था कि इसमें जो टेक्निक है वो फैक्ट है, फैक्ट एक बहुत बड़ी टेक्निक है, और जब वो सामने आती है तो ये संभव ही नहीं कि आदमी जो है उससे प्रभावित ना हो, उससे ग्रहण ना करे, कुछ सोचना समझना ना शुरू करे, और वो बातें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा न बने। यही चीज़ थी जो कि लेकर के इस उपन्यास को हरियाणा पुलिस अकेडमी ने अपनाया, और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा वहाँ टेन्योर ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, तो मुझे देखने का ही मौका मिला कि काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उनकी समझ में इस तरीके से आती हैं। वरना आदमी चीज़ों को जानता तो है, वहाँ देखता भी है, लेकिन टुकड़ों में देखता है, जैसा ओवरव्यू उसका बनना चाहिए, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसका मतलब क्या है, जब तक ये नहीं समझ में आता है तब तक जो है वो उस चीज़ को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता जिसमें कि हम चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में ये उपन्यास। प्रक्रिया ये है कि हम कैसे ऑपरेटिव माइंडसेट से डेमोक्रेटिक माइंडसेट में जाएँ, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहा है। मैं मित्र सेन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके जो अनुवादक हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी, उतना मोटा उपन्यास अनुवाद करना कोई आसान चीज़ नहीं है। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं जो है इसके जो फल, कभी कभी फल जो है तो सामने नजर आता है, कभी कभी तो प्रक्रिया बड़ी छुपी हुई सी होती है, लेकिन मुझे तो कईयों में फल जो है बिल्कुल सामने नजर आ जाता है। हम एक हरियाणा पुलिस अकेडमी में एक नाटक हमने बनाया, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये बहुत बड़ा नाटक है।
इस सेंस में बहुत बड़ा है कि इसमें 1000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, युद्ध होते हैं, किले फतेह होते हैं। 1 घंटे का है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। और इसमें जो तीनों उपन्यासों के पीछे जो कोट दिए गए हैं वो उसी नाटक के रिसर्च के दौरान सामने आए थे, जो स्वयं अंग्रेजों के अपने रिसर्च पत्रिका के द्वारा ही छापे गए थे, जिसका कि पांडितान ने शुरू में मेंशन भी किया था कि कैसे वो आज भी ज्यों के त्यों लागू होते हैं। और देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही अभी इन्होंने कहा कि बहुत से उन एक्ट्स को देखा जाना चाहिए, लॉज को देखा जाना चाहिए जो कि अंग्रेज हमें सौंप गए हैं। तो मैं इनको बता दूँ कि सारे लॉज अंग्रेज वही हैं जो अंग्रेज हमें सौंप गए थे, जो मतलब मुख्यतः जिसके तहत हम लोग काम करते हैं, एविडेंस एक्ट है और आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या सिविल प्रोसीजर कोड है, जिन जो प्रक्रियाएँ हैं और जो मेन सब्सटेंटिव लॉज हैं वो तो वही है जो हमें सौंप गए। तो और वो सारे के सारे लॉ बनाए गए 1857 के रिस्पॉन्स में। इसको भी याद रखिए, 1857 में होता है और 4 साल के अंदर 60-61 तक ये सारे के सारे लॉज बना दिए गए। और जैसे शाही साहब ने कहा कि आयरिश पिनल कोड के आधार पे इंडियन पिनल कोड बनाया जाता है, और आयरिश इंडियन पिनल कोड में तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आयरिश पिनल कोड में लिखा हुआ है कि इस कोड को बनाने का लक्ष्य ये है कि आयरलैंड के लोग आपस में लड़ते रहें, बर्बाद हो वगैरह वगैरह। ये बाकायदा लिखा हुआ जब उन्होंने बनाया था, और यही इसका लक्ष्य है। आज के दिन ये बड़ा आम है, कोई भी आदमी अदालत में शपथ लेकर के कभी सच नहीं बोलता। ये बड़ी की बात है, जो आदमी अन्यथा बाहर तक खड़ा होकर सच बोल रहा है वो जैसी अदालत में जैसा होगा अचानक झूठ बोलने लगता है। मतलब ये तो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट नहीं, हम तो रोज अपने आप आते हैं। एक आदमी आते हैं, वो अपने तरह तरह की बातें बताते हैं, जैसे उनसे वो ठहरिए जरा, अब जरा जो सच है बताइए, वो तुरंत आपको सच बताने की जरूरत है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दोनों प्रक्रियाएं जो मैं कह रहा था एक तरह से इसे पैरेलल ही कि हमने वो 1857 में नाटक किया और साथ में ये हमें मौका मिला करने का इनके उपन्यास को ग्रहण करके अपने तमाम टेनिस के सामने लेने का। तो एक बहुत बड़ी भूमिका जो साहित्य कर सकता है समाज में, उसको हम साक्षात होते हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आगे जब इसको दूसरी ट्रेनिंग अकेडमी से भेजेंगे तो वो भी इसको ग्रहण करेंगे, और ये उपन्यास जो है जो इसकी वास्तव में भूमिका है उसको अंडरलाइन करते हुए इस पूरे हिंदुस्तान में स्वीकारा जाएगा, सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही। इस सब के लिए मिस्टर मीर, उनके ट्रांसलेटर, उनके जो भी उनके साथ के लोग, वो सब बताइए।